नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आप सभी का स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखिए, फिर वही दिल लाया हूँ। एक दवा जिसका प्रयोग होना चाहिए अधिक, जो नहीं होता। इस दवा का नाम है एनागेलिस। एनागेलिस ये मदर टिंचर में आती है। 1x 2x 30 पोटेंसी सर्वश्रेष्ठ, 200 पोटेंसी भी आती है। एनागेलिस ये एक प्रकार के पेड़ से इसका अरिष्ट तैयार होता है। मुख्यतः चर्म रोग, जालांतक रोग, मस्से, गठिया, सूजन, सिर दर्द के साथ चेहरे की पेशियों तक में दर्द की पीड़ा हो, नेत्रों के गोलक के ऊपर अंश में तीव्रता, पेट में गड़गड़ाहट के साथ डकार आना, पेट के सभी विकार रोगी को काफ़ी पी लेने से कम हो जाना। वाह, क्या कहना। चर्म रोगों के अंदर दाने सूखे और गेहूं की भूसी जैसे होते हैं। दाने मुख्य रूप से हाथों, उंगलियों, हाथ की गदोरी पर अधिक होते हैं। इसके दाने छत्तेदार होते हैं। जोड़ों के घाव, सूजन रहती है, खुजली बहुत मचती है जिससे खुजलाता रहता है। खुजली बंद हो जाती है, बढ़ती जाती है, खुजली कम हो नहीं होती। जब रोगी व्यक्ति भरपूर खुजा लेता है तब उसमें आग की भांति जलन मचती है। ऐसी खुजली कई बार होती है। तो जो जो खुजली करो तो बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ हाँ, फिर वो टांग को रगड़ते रहते हैं, हाथ से कुचलते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, और जब रगड़ते रगड़ते खूब खुजा लेते हैं तो बाद के अंदर जलन लगती है। तो इस ऐसे जिसको खुजली है वो एनागेलिस 30 का प्रयोग 15 दिन करें, दिन में 3 बार। उनके पड़ोसी की भी खुजली मिट जाएगी। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ आपको, गठिया का दर्द, दोनों कंधों और भुजाओं में तेज दर्द, इससे ठीक होता है। अब पुरुषों के रोग के अंदर ये दवा बड़ी काम की है। जो शिश्न होता है तो उसमें थोड़ी सी उत्तेजना रहती है, और मैथुन की तीव्र इच्छा, लेकिन वीर्यपात होने पर शिश्न में जलन होना। देखो, इस दवा में शिश्न जो आगे का मुंडी बोलते हैं, आगे का जो खास पार्ट है, उसके बारे में ज़्यादा लिखा है। सेक्स की बहुत इच्छा है, लेकिन जब वीर्य निकल जाता है तो उसके बाद में आगे के पार्ट में जलन होना, और मूत्र त्याग के समय भी शिशन में जलन होना, शिशन के मुख पर चिपचिपाहट, जो छिद्र होता है वो मुख होता है, वहाँ चिपचिपापन रहता है। तो जब आदमी पेशाब त्याग करता है तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर एकदम से प्रेशर से निकलता है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई चीज़ है, वो ऊपर से चिपक जाती है। मूत्र त्याग के समय भी शिशन में जलन होना, शिशन के मुंह पर चिपचिपाहट होना, मूत्र त्याग के लिए लिंग को दबाना पड़े, मूत्र कई धारों में निकले। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके प्राइवेट पार्ट में है तो ये दवा बहुत कारगर है, और ये दवा आपको हर जगह मिलेगी। इसके रोगी का मन कभी तो बहुत ही प्रफुल्लित होता है और कभी अचानक ही उदास हो जाता है।
शियार, कुत्ता आदि के काटने के कुछ दिनों के बाद रोगी पानी या किसी प्रकार की चमकीली वस्तु को देखकर डरे, पागल जैसा लगे तो ये दवा उपयोगी है। इस रोग में मदर टिंचर से तीसरी पोटेंसी तक दी जा सकती है। इसकी क्रियानाशक दवाइयाँ नक्स, ओपियम, पल्सेटिला, बेलाडोना, एसेटिक एसिड, आइसोएमस। एक चीज़ इसके अंदर वो लोग लिखना भूल गए, हमें याद है कि वो चीज़ भी इसी में है, एनागेलिस के अंदर। जिस तरह साइलिशिया विजातीय पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देती है, जैसे कांटा चुभा हुआ हो तो बाहर निकालती है, कांच चुभा हो तो बाहर निकालती है, इसी तरह एनागेलिस भी बाहर निकालती है। बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझको बहुत लोग कहते हैं कि आप बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों। लो भाई, मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह दे कि मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है, मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। इसलिए हम नहीं बोले तो भी आप समझ जाइएगा और आप लोग सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और होम्योपैथी का लाभ उठाएं। अभी कुछ समय से हम अधिकतर होम्योपैथिक में इसलिए बने हुए हैं कि हम जो बीते 4-5 सालों में आयुर्वेद पे जोर दिया, तो अब आयुर्वेद के अंदर हम सत्य बात बताते हैं। अब कोई नुस्खा मांगता है कि हमको नुस्खा दो, तो सबसे पहले कलम लिखती है अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, बीजबन, ताल, मखाना, गोरख मुंडी, सेमर का मूसड़ा, शिलाजीत, फिलाजीत। ये हर कोई से ही लिखा लो, घुमा फिरा के यही नुस्खा लिखते हैं। तो रोगी कहता है हम इनको खाते खाते वैसे ही बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी नहीं होता इनसे। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि गोखरू, अश्वगंध, बीजबन, ताल, मखाना, सालम पंजा, जो दिव्य से दिव्य रूमी मस्तंगी, ऊंची से ऊंची जो सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयाँ हैं, उनको पेशेंट 1 मिनट में रिजेक्ट कर देता है। तो अब बताओ और नुस्खा भी क्या लिखाएं। और नुस्खे वो जो फेरी लगाने वाले होते हैं ना, तो वो उनकी बात याद आ गई। एक दफ़ा वो आ गए तो कहा हम इलाज करेंगे। मैंने कहा हमारा कर दो, काम कर देंगे। कि तो दवाइयाँ अपने झोले से निकाल के कही 1000 की होती है। मैंने कहा इस दवाई का क्या नाम है? कि चमक बिजली। मैंने कहा ये जो दूसरी दवाई इसका क्या नाम है? कि बर्फ की गुठली। कि भाऊजी हमें दवाई बेचने का शौक़ नहीं है, इलाज ही करेंगे। आप ये चाहो तो बाज़ार से ले आओ, पंसारी के मिल जाएगी, और चाहो तो आप हमारे से बनवा लो यहाँ। अब मुझे मन ही मन में हंसी आए, क्या करें अब। तो मैंने कहा देखो एक बात बताएं, तुम इनके नाम सही सही बता दो, हम इनका मूल्य देंगे, हम ही कूट लेंगे, पीट लेंगे। न तो बर्फ़ की गुठली बाज़ार में पंसारी रखते हैं, न होती है, और न ही ये चमक बिजली नाम की कोई आयुर्वेद के अंदर कोई दवा है। ये तुम्हारे कल्पित नाम है। तो आदमी पंसारी के रो पीट के फिर तुम्हारे पास ही आता है कि तुम ही बना दो। तो हमने पहले तुमको बता दिया कि ये दोनों दवाइयाँ कहीं नहीं मिलेगी,
ये एक तुम्हारा माल बेचने का तरीका है, और तरीका होना भी चाहिए। तो अब हम क्या करें बताओ? क्या कोई ऐसी ऐसी दवाइयों के नाम बता दें जो कहीं हो मिलती ही नहीं है? तो घूम फिर के दवाइयाँ यही है, लेकिन फर्क क्या है ये हम बताते हैं। देखो, मकई को ले लो, बाजरे को ले लो, कोई चीज़ को ले लो आप। एक मकई का आटा आप उसको अगर बारीक पिसवा के लाएंगे, एकदम महीन पिसवा के लाएंगे, तो उससे जो भी चीज़ आप बनाएंगे, रोटी या जो भी कोई चीज़, तो वो आपके गले में कुछ चिपेगी और आपको टेस्ट नहीं आएगा। वो आटा थोड़ा आटे जैसा ही बुरबुरा हो, बारीक ना हो, मैदे जैसा, उससे आप रोटी बनाएंगे तो रोटी स्वाद बनेगी, आपको अच्छी भी लगेगी। तो है तो मकई, तो जब मोटे बारीक में इतना फर्क आ जाता है, तो अब मकई की रोटी, उसके ऊपर मक्खन, असली हो या नकली हो, अरे भाई मक्खन तो होना चाहिए। मकई की रोटी, उसके ऊपर मक्खन और हरी सरसों की पत्तियों की सब्जी, और खुली धूप के अंदर, ठंड के अंदर, 1 बजे दिन के अंदर बाहर बरंडे में बैठ के सूर्य की रोशनी पड़े, आदमी खाना खाता है तो 50 पकवान फेल हो जाते हैं उसके सामने। और खाना खाने के बाद 1 गिलास छाछ की टिका लेते हैं। अब वही मकई की रोटी जिस पे मक्खन लगा है, बड़ी स्वाद लगेगी। किसके साथ में? अपने इसके नाम भूल गया मैं, सरसों की पत्ती के साग में। इस वक्त सरसों की पत्तियां बाज़ार में आती है, ग्राइंडर सबके घरों में हैं, तो आप लोगों को सरसों की, ये कुछ दिनों की मेहमान है, फिर तो इसको काट लेंगे, तो 2-4 दफ़ा तो इनका सब्जी बना करके प्रयोग करें। और इनकी सब्जी नहीं, चटनी ही बनती है हलवे जैसी, उसमें कई तरह के वो डालती हैं, गरनियाँ, जीरा, सौंफ वगैरह जो भी। तो मकई तो वही, फिर वही मकई की रोटी, सर्दियों की बात कर रहा हूँ मैं, और सोगरी की साग, मोगरी कहते हैं या सोगरी कहते हैं जो भी है, और उसमें आलू के गुट्टे, बहुत टेस्टी लगती है। वही मकई, उसके जब ढोकले बनते हैं तो 3-4 ढोकले खाने में आ जाते हैं, और ढोकलों के साथ में जो चटनी बनती है। तो मकई तो एक ही है, और उसके कितनी तरह के प्रयोग होते हैं, किस चीज़ के साथ में वो क्या चीज़ गुण बताती है अपना। ठीक अश्वगंधा इसी तरह से है, ठीक ताल मखाना इसी तरह से है। तुमने अश्वगंधा, ताल मखाना कोई 3 कौड़ी के दुकान से खरीद के खाया होगा और फ़ायदा नहीं किया होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये दवाइयाँ तो हमारी जानी पहचानी हैं, और कोई नई दवाई लिखो। क्यों लिखे नई दवाई? तुमने सही तरीके से उनका इस्तेमाल ही नहीं किया, अपने मन से ही ले आए, 5 ग्राम की जगह 10 ग्राम टिका लिया, घर का ही राज है। तो घूम फिर के पृथ्वी गोल है, जहाँ भी जाएंगे नीचे ये ज़मीन मिलेगी,
ऊपर आसमां मिलेगा, चाँद मिलेंगे, तारे मिलेंगे और सूर्य मिलेगा। फर्क यही है, कहीं रात छोटी होती है, कहीं दिन बड़ा होता है, लेकिन ये सब तो आपको मिलेंगे। इन्हीं से ही सारा संसार चलता है। तो जड़ी बूटियाँ तो भाई यही रहेगी, है ना। तो विश्वास करना, और रोगी की प्रकृति क्या है, वात की है, पित्त की है, कफ की है, इन तीनों चीज़ों को जो ध्यान में रख करके रोगी की चिकित्सा करता है, उसकी नाड़ी देख करके कि वो फुदक 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 ऐसे चलती है या ट्र 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 मेंढक की आवाज़ से चलती है, या मरे हुए सांप के अंदर जैसे काफ़ी देर में हरकत होती है, इस तरह धीमी चलती है। एक स्पंदन अंगुली में सुनाई पड़ता है, दूसरे का काफ़ी देर तक पता नहीं लगता। इन सारी बारीकियों को देख करके रोगी का इलाज होना चाहिए। अगर पित्त प्रकृति का रोगी है तो उन दवाओं में से जो उसका नुस्खा बनाया है, जो पित्त को कुपित करने वाली दवाइयाँ हैं, उनको निकाल दीजिए। अगर वात प्रकृति का रोगी है तो उनमें जो बहुत ठंडी दवाइयाँ हैं वो कम कर दीजिए और कुछ गर्म दवाओं का समावेश कीजिए। कुचला है, बिलावा है, जो भी है गर्म प्रकृति की जो दवाइयाँ हैं, तो उसका रोग भी ठीक होगा और उसका दर्द भी ठीक होगा। इसी तरह जो अक्सर कहता है कि मेरे को एलर्जी रहती है, दवाएं खाते खाते परेशान हो गया, ये सेक्सुअल प्रॉब्लम है, और उसको आपने सारी दवाइयाँ ठंडी ठंडी दे दी खाने में, तो बताओ, एक तो उसकी एलर्जी बढ़ेगी, एक उसको वो कोई फ़ायदा नहीं करेगी। तो जो भी चिकित्सक हैं, मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट तो संसार के अंदर कोई नहीं होता भगवान के अलावा, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि होम्योपैथी को सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, इन तीनों में से दोष ढूंढ करके रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। जो नहीं करते, जानते हैं वो नहीं करते। और इसी तरह आयुर्वेदिक में वात, कफ और पित्त, इनको समझ करके चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, जानते हैं वो, क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाजार में बने बनाए जो पेटेंट आते हैं तो उसको पित्त का रोगी भी खरीद लेता है, वात का रोगी भी खरीद लेता है, कफ का रोगी भी खरीद लेता है। तो बताओ वो तीनों को कैसे फायदा करेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस वजह से कोई दवा लाभ नहीं करती, चाहे आप होम्योपैथिक लो चाहे आयुर्वेदिक लो। एलोपैथी का तो एक अलग ही मार्ग है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। उसका सिद्धांत ये है कि वो रोगी को तुरंत ठीक करे, उसके रोग को दबा देती है और ऐसा दबाती है कि तमाम जिंदगी भी ना आए। जैसे टीबी का रोग है, अंदर का अंदर ही सुखा के दबा देती है और रोगी परहेज से चलता रहेगा तो तमाम उम्र दोबारा नहीं होगी। लेकिन टीबी का विष तो उसके शरीर में रहेगा। वो ठीक हुआ रोगी जो टीबी का एलोपैथिक से, अगर वो फिर दारू पी लेगा तो उसको फिर टीबी हो जाएगी, क्योंकि उसकी टीबी ठीक कहाँ हुई, वो दबाई हुई है और दबा करके उसके ऊपर एक चट्टान रख दी। अब तुम चट्टान हटाने के लिए क्रेन ही लगा दोगे तो फिर क्या करेगी, टीबी होगी नहीं होगी दोबारा। इसलिए जो लोगों ने टीबी के इलाज करवाए हैं एलोपैथिक में, उनको कोई चिंतित होने की परेशानी नहीं, उनको पूरी जिंदगी में नहीं होगी, लेकिन
उनको अपनी दिनचर्या में सुधार रखना पड़ेगा। 2 टाइम रोटी खानी, फ्रूट खाना और अपने काम से काम रखना। ज़्यादा सेक्स नहीं करना। पहले जब किसी को परिवार में टीबी का रोग हो जाता था तो उस पेशेंट को दवाइयाँ देके पत्नी से दूर कर देते या पत्नी को उसके पीहर भेज देते। उन लोगों की सोच कितनी गहरी थी कि अगर वो टीबी पेशेंट है, वो अगर पत्नी के साथ सेक्स करेगा तो ताकत और टूटेगी। आजकल ये सब कुछ है ही नहीं, कोई परहेज नहीं एलोपैथिक के अंदर। आयुर्वेदिक में परहेज है लेकिन हम बताते नहीं क्योंकि कोई पालन करते नहीं। सेक्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, आयुर्वेद साफ कहता है कि 4-6 महीना तक इलाज होना चाहिए और परहेज के साथ होना चाहिए। लेकिन कोई इतने टिकते नहीं, दवाई खा के और 7 दिन के बाद ही फ़ोन गड़गड़ा देंगे कि 1 हफ्ता हो गया अभी तक लिंग नहीं बढ़ा हमारा। अरे बाप रे बाप, कोई रबड़ है क्या? जो 2 महीने का कोर्स है उसमें जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन इतना पेशेंस नहीं। अब क्या करें बताओ? जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरी दिल की जुबान। जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरी दिल की जुबान। जाएं तो जाएं कहाँ।